एनसीपी में बड़ी फूट के बाद अब पार्टी पर कब्जे की जंग तेज हो गई है। अजीत पवार और शरद पवार गुट अपना अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। अजीत पवार गुट अपने साथ 40 विधायकों का समर्थन होने का दावा कर रहा है, लेकिन उसकी बैठक में 30 विधायकों के ही पहुंचने की खबर है, जबकि शरद पवार गुट की बैठक में सिर्फ 13 विधायकों के पहुंचने की खबर है। 10 विधायक ऐसे हैं जो किसी गुट की बैठक में नहीं पहुंचे। हालांकि अजीत पवार ने सभी विधायकों के संपर्क में होने का दावा किया है। अजीत गुट ने शरद पवार को एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाकर अजीत पवार को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का ऐलान कर दिया है। बैठक में अजीत पवार ने शरद पवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि शरद पवार अब 83 साल के हो गए हैं, उन्हें अब रिटायर होकर आशीर्वाद देना चाहिए। आता नवीन पिढी पुढे येते, तुम्ही आशीर्वाद द्या ना। चुकलं तर सांगा ना, अजित तुझं हे चुकलं, चूक मान्य करून दुरुस्त करून पुढे जाऊ। पण कुणा करता चाललंय हे, कशा करता चाललंय हे, का अशा प्रकारचं चित्र राज्यामध्ये निर्माण केलं जातं? काय आम्ही कुणाच्या पोटी जन्माला आलो नाही, ही चूक आहे आमची। सभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी साथियों का हमें आशीर्वाद। अजीत पवार ने बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। अजीत ने कहा कि उन्हें यकीन है कि 2024 में भी नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। अजीत पवार ने कहा कि 2004 में एनसीपी के ज्यादा विधायक चुनकर आए थे, फिर भी कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद दिया गया। अगर उस वक्त कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया होता तो आज तक महाराष्ट्र में एनसीपी का सीएम होता। अजीत पवार ने खुद महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने की इच्छा भी जताई। 4-4 वेळेला का 5-5 वेळेला उपमुख्यमंत्री झालो, माझं तर रेकॉर्ड झालं। पण तिथंच गाडी थांबते, पुढे काही जाईना। मला मनापासून वाटतं की मी राज्याचा प्रमुख व्हावं। माझ्या मनामध्ये काही गोष्टी आहेत, त्या राबवायचं म्हटलं तर प्रमुख पद लागतं। देश का नेता कैसा हो, महाराष्ट्र भतीजे के अटैक पर शरद पवार ने भी पलटवार किया। उन्होंने अजीत पवार को खोटा सिक्का बताया। पवार ने कहा कि अजीत पवार ने गलती की है तो सजा भुगतने के लिए भी तैयार रहे। शरद पवार ने भरोसा जताया कि एनसीपी का चुनाव चिन्ह उनके पास ही रहेगा। महाराष्ट्रामध्ये काही लोकांनी बाजूला जायची भूमिका घेतली, माझी काही तक्रार नाही, मला दुःख आहे। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांना विधिमंडळामध्ये आणण्यासाठी मेहनत केली, कष्ट केले, घाम गाळला। त्यांच्या कष्टातून ते निवडून आले, संधी मिळाली विधिमंडळात जायची। आणि ती ज्या कार्यकर्त्यांनी कष्ट करून ही चांगले दिवस आणले, त्यांना विश्वासात न घेता, पक्षाला विश्वासात न घेता वेगळी भूमिका घ्यायची। त्यामुळे कोणी सांगत असेल की चिन्ह आम्ही घेऊन जाऊ, चिन्ह जाणार नाही, जाऊन देणार नाही। सुप्रिया सुले ने भी शरद पवार की उम्र को लेकर अजीत पवार पर निशाना साधा। बापाच्या आणि आईच्या बाबतीत नाद करायचा नाही। बाकी कुणाबद्दलही बोला, कुणाबद्दलही आमच्यावर करा, काही करा, पण बापाचा नाद नाही करायचा। अरे एजीचा नंबर जिद्द पाहिजे, आशीर्वाद तर आहेतच, पण आपल्या वडिलांना म्हणायचं की तुम्ही घरी बसा आणि आशीर्वाद घ्या, मग आम्ही पोरी परवडल्या हो। अजीत गुट के नेता छगन भुजबल ने शरद पवार गुट पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि शरद पवार के करीबी सहयोगी ही पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। अरे साहेब आमचे विठ्ठल आहे, पण त्या विठ्ठलाला बडव्यांनी घेरलेलं आहे। साहेब त्या बडव्यांना बाजूला करा आणि आम्हाला आशीर्वाद द्यायला या, असं माझं साहेबांना विनंती आहे। एनसीपी में फूट से बीजेपी तो खुश है, लेकिन एकनाथ शिंदे कैंप में खलबली मची हुई है। शिंदे गुट के नेता एनसीपी के साथ आने से नाराज बताए जा रहे हैं। सवाल ये है कि 2019 के चुनाव के बाद से राज्य में चल रहा पॉलिटिकल ड्रामा खत्म हो गया है या उसमें कोई नया ट्विस्ट बाकी है। तो क्या कोई ट्विस्ट बाकी? और सवाल यह भी है कि क्या चाचा की पार्टी अब भतीजे का उस पर कब्जा मान लिया जाए, और क्या अजीत पवार की
पावर का आकलन करने में शरद पवार से चूक हो गई। आज आवाज अड्डा में ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब होंगे, कोशिश करेंगे जानने की। और चलिए अब आपका तारुफ भी करा दे कि आज चर्चा में कौन कौन शामिल हो रहा है। तो आज चर्चा में हमारे साथ हैं शरद पवार गुट की एनसीपी के प्रवक्ता BM श्रीवास्तव, बीजेपी के प्रवक्ता राजीव पांडे, उद्धव गुट की शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे, राजनीतिक विश्लेषक तुलसीदास भोईटे और सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सांखला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो श्रीवास्तव साहब, पहला सवाल आपसे ही कि आगे पार्टी का चुनाव, चिन्ह, नाम, ये तो एक अलग बातें हैं और कानूनी बातें हैं, जिसके पास जाएगी और उस पर जब फैसला होगा। लेकिन आज तो यही दिखा कि एनसीपी को अजीत पवार ले गए निकाल कर। विपिन जी, सबसे पहले तो आपने जो कहा कि शरद पवार गुट, तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो राजनीतिक दल होते हैं उनका पंजीयन भारत में एक संस्था है जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आज भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का पंजीयन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के रूप में वहां है और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष में निर्वाचित राष्ट्रीय सचिव उस पार्टी में है और उसका पंजीयन वहां पर है। तो ये आपका कहना बिल्कुल नितांत, मैं इससे सहमत नहीं हूं कि ये कोई गुट है। गुट हो सकता है अजीत दादा पवार। मैं आपकी बात से, मैं भी श्रीवास्तव साहब, मैं भी आपकी बात से सहमत हूं। मैं भी आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। सिर्फ दर्शकों की सुविधा के लिए कि भाई आप अभी रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, तो शरद पवार वाली साइड को कर रहे हैं, इसलिए बात आपकी सही है। ये दर्शकों की सुविधा में ही तो गड़बड़ हो जाती है नितिन, इसी से बातें निकलने लगती। खैर चलिए, कोई बात नहीं। मैं आपसे कहना चाह रहा था कि अगर आपने जैसा कहा कि राजनीतिक मुद्दे पे बात करें, अपन आंकड़ों पे ना जाएं, मैं भी राजनीतिक मुद्दे पे बात करता हूं। आज आदरणीय अजीत दादा पवार ने अपने पूरे प्रचार प्रसार में आदरणीय शरद पवार जी का फोटो लगाया, बड़ा बड़ा फोटो। और तो और जो उनकी एक केंद्रीय मंत्री, जो जिनकी मंत्री हैं, जो जिन्होंने हाल में भी शपथ ली है, अदिति तटकरे, जिनके पिताजी भी सांसद हैं, उन्होंने भी अपने पोस्टर पर अपने पिताजी का फोटो नहीं लगाया, आदरणीय शरद पवार जी का फोटो लगाया। यदि आदरणीय शरद पवार जी का राजनीतिक वजूद नहीं है तो बगैर फोटो लगा के हिम्मत करते। और अगर ये मानते हैं कि वो बहुत बड़े नेता हैं, मैं आज भी कहना चाहता हूं, इस्तीफा दें और चुनाव लड़के बता दें। अरे आप जिस सिंबल पे चुनाव जीत के आए हो, जिनकी मेहरबानी से आप यहां तक पहुंचे हैं, आज अगर अजीत दादा पवार को देश में पहचाना जाता है तो शरद पवार के भतीजे के रूप में पहचाना चाहता है। वो कह दे कि मेरा कोई वजूद नहीं था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस मौके पर यह बात कहना शायद ठीक नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे दूसरी बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे, जैसा कि आपने कहा, सच बात है, ये एकनाथ शिंदे साहब की समझ में नहीं आ रहा, जब उनके पास पूरा बहुमत था विधानसभा में, हम शिंदे साहब के अचानक एक मिनट सर, शिंदे साहब की बात पे आना ही है, आते हैं अभी। लेकिन आपने कहा कि ये समझाने वाली बातें, समझने वाली बातें, हम तो समझ गए, शायद लोग भी समझ जाएंगे, जो भी है, लेकिन आपके विधायक नहीं समझे। वो 40 का संख्या बल दिखा रहे, 30 तो लेके भी आए, तो पहले वहां तो समझ में आए। ये आंकड़े आपके पास कहां से आए मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो हमारे पास आंकड़े हैं उसके हिसाब से आज भी अजीत दादा पवार के पास विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने लायक बहुमत नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूं। आप देखिए उनके साथ कौन कौन था। उनके साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, पूरी देश की केंद्र सरकार, पूरी भारतीय जनता पार्टी, साथ ही साथ एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब। सुन लीजिए ना विपिन जी, ओहो मेरी बात है भाई साहब, आप क्यों इतना बेचैन हो जाते? थोड़ा सुन लीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए। और उसके साथ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। नहीं देखिए, उस सब पे भी आ जाएंगे। या तो आप बोल रहे हैं मैं बोल लूं? नहीं, हाँ मैं भी बोलूंगा आपके साथ साथ, क्योंकि मैं एंकर हूं यहाँ का। लेकिन मैं आप ही से तो बात कर रहा हूँ, मैं आप ही से तो बात कर रहा हूँ श्रीवास्तव साहब की वो सब ठीक है, आप ईडी, सीबीआई, मोदी जी सबका नाम लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन मैं कह रहा हूं कि दिक्कत तो अभी तो विद इन द पार्टी है ना, आपके परिवार के अंदर की बात है जो कि सामने, और हम उस पर बात कर रहे हैं। सबको बुरा लगता है जब परिवार की ऐसी बात सामने आती है। क्या क्या शब्द आज नहीं बोले अजीत जी ने, फिर उनका जवाब देने के लिए सुप्रिया जी को क्या क्या नहीं बोलना पड़ा। उन्होंने कहा कि हाँ वो बाप ही होता है और आप उसके साथ कैसा करेंगे, वो कह रहे रिटायर हो जाइए। तो ये तो आपके अंदर, घर के अंदर की दिक्कत है। मैं आपकी संवेदनशीलता से बड़ा प्रभावित हुआ हूं कि आपको परिवार का झगड़ा दिख रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। तो आप ये भी देखिए कि हमारे देश में भारतीय संस्कृति कहती है बुजुर्गों को सम्मान दिया जाना चाहिए। बुजुर्गों को सम्मान दिया जाता है, ये हमारी भारतीय संस्कृति है।
तो थोड़ा सा उनको भी, उनकी तरफ भी इशारा कर लीजिए कि किस प्रकार से उन्होंने बुजुर्गों के लिए किन शब्दों का उपयोग किया है। मैं तो वो उसी की तो बात कर रहा हूं सर कि उन्होंने कल तक जो आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने भी आज रास्ते में, मैं बॉम्बे से ही शो कर रहा हूं, रास्ते में ही पोस्टर देखे जिसमें अजीत पवार की फोटो थी लेकिन ऊपर शरद पवार की फोटो लगी हुई थी। उन्होंने 2 दिन पहले कहा कि वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन आज सुर बिल्कुल बदल गए। ये सुर क्यों बदल रहे हैं, यही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। ये सुर इसलिए बदल रहे हैं कि देश में जो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है मैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हूं और हमारे पास सबसे ज्यादा चमकदार चेहरा आदरणीय मोदी जी का, उनको इस बात का एहसास हो गया कि अगर महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में काम करती रहेगी तो 48 में 2-4 सीटें जीतना तो बहुत बड़ी बात होगी। मोदी जी भाजपा पे सारा ठिकरा फोड़ देना बहुत आसान है, मैं मना भी नहीं कर रहा, राजनीति है उसमें सारे दांव पेच होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अब भाजपा को आप नाम मत लीजिए, लेकिन फिर भी मुझे श्रीवास्तव साहब ये लग रहा है दिक्कत आपके घर की पहले है, बाकी बाद में। आप एक साथ रहते तो क्या भाजपा, क्या कांग्रेस, क्या शिवसेना, इसको तो मैं स्वीकार करता हूं ना, हमारे घर में ही तो टूट हुई है, इससे इनकार नहीं कर रहा। लेकिन प्रश्न उठता है टूट के फैक्टर क्या है, कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने इसको तोड़ने में इतनी भूमिका निभाई। वो पार्टी है जो 4 चेहरे की राजीव पांडे साहब, क्या आप लोगों ने तोड़ा? सुचिता की राजनीति करेंगे, पूरी तौर से सिद्धांतहीन राजनीति कर रही है वो पार्टी, अपना वो चेहरा दिखा रही है जिसमें वो, ठीक है, जवाब लेते हैं राजीव पांडे साहब। राजीव पांडे साहब, सारे जो कुछ घटा है एनसीपी में उसके जिम्मेदार आप हैं। देखिए विपिन जी, मुझे लगता है ठीक 1 सप्ताह पहले आप ही के सिस्टर चैनल पे मैं था और ब्रजमोहन जी तब भी यही प्रकार की सारी बातें जो आज वो कर रहे हैं वो कर रहे थे। उनको कुछ पता नहीं था, उनको अभी भी कुछ पता नहीं है, लीगल इश्यू भी उनको पता नहीं है कि आज ये क्लियर हो गया है कि 30 विधायक अजीत दादा पवार जी के इसमें आए हैं और 13 विधायक शरद पवार जी के यहाँ गए हैं और 10 विधायक नहीं गए शरद पवार जी के यहाँ। इससे ये क्लैरिटी आ गई है कि पार्टी का जो मास बेस है वो अजीत दादा पवार जी के साथ चला गया है। ये पुनरावृत्ति है जो शिवसेना में जब उद्धव ठाकरे जी के खिलाफ विद्रोह हुआ और पूरी की पूरी पार्टी शिवसेना शिंदे जी के पास चली गई और शिंदे जी के नेतृत्व में आज शिवसेना है और अब एक दूसरी पार्टी का वहां जन्म हो गया जिसको आप शिवसेना यूबीटी के अपने प्रवक्ता आनंद दुबे जी बैठे हैं। देखिए विषय क्या है, आप सबको ब्लेम कर लीजिए, मेरे साथ कोई गड़बड़ी हो जाए मैं आपको ब्लेम कर लूं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है विपिन जी वो क्लियर है कि माननीय शरद पवार जी इतने दिनों से राजनीति कर रहे थे और वहां जब उन्होंने अपने वंशवाद को दिखाया तो हो सकता है कि वहां पार्टी के बहुत सारे नेताओं को ये बहुत अखरा होगा। मैं कारण बताता हूं। कोलसे पाटिल जी जो हैं वो कब से शरद पवार जी के साथ हैं। अजीत दादा पवार जी इतने बड़े नेता, छगन भुजबल जी, धनंजय मुंडे जी, भंसोड़े जी, ये सारे बड़े नेता थे। अगर शरद पवार जी के बाद अगर आप टॉप 10 लीडर्स निकालते एनसीपी में तो शरद पवार जी को छोड़ करके 9 लीडर चले जा चुके हैं अजीत दादा पवार के साथ और आज वो नेशनल प्रेसिडेंट है। जो लीगल बात है वो बड़ा क्लियर है कि जिनके पास ज्यादा होगा, आपने देखा इलेक्शन कमीशन ने किस प्रकार से एकनाथ शिंदे जी को चुनाव चिन्ह और पार्टी दे दी, क्योंकि उन्होंने साबित कर दिया कि 40 विधायक, 13 एमपी, 2 एमएलसी और पूरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, और वो अभी केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। मेरा यह मानना है कि आदमी को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। एक पार्टी है जिसमें से सब लोग एक साथ चले गए जी, और मैं एक बात और बताता हूं, ये 13 लोग भी आए हैं क्योंकि वो शरद पवार साहब का एक रहा है और उन लोगों को एक, मेरा मानना है कि अगर आप ये 2-4 दिन रुकेंगे तो इस 13 में से भी 7-8 लोग अजीत दादा पवार के साथ आ जाएंगे। और ये पार्टी अब तो वैसे भी इलेक्शन कमीशन के भी पास जा रहा है। और बार बार बीजेपी को ब्लेम करना, उद्धव जी अपनी पार्टी नहीं संभाल पाए तो बीजेपी को ब्लेम कर दो। एनसीपी में फूट हो गई और आज पूरी की पूरी एनसीपी आज सरकार में आ गई तो फिर बीजेपी को ब्लेम कर दो। बार बार ईडी का नाम ले लो, सीबीआई का नाम ले लो। देखिए 3 लोगों पर मुकदमे हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने कल कहा, मैं कहता हूं वो वलसे पाटिल जी जो हैं उन पर तो कोई मुकदमा नहीं था, वो क्यों चले गए? बंसोड़े जी क्यों चले गए?
ठीक है। आप थोड़ा ये इस तरीके की बातें हैं ना, ये मुकदमा की बातें। मैं एक बात बताता हूं, और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, जो उन्होंने कहा कि सबसे चमकदार चेहरा, बिल्कुल देश में सबसे चमकदार चेहरा माननीय नरेंद्र भाई मोदी का है। और ये कैसे मैं कह रहा हूं कि जब 2014 से 19 तक मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की जो संख्या थी वो ऊपर गई, वोट प्रतिशत 6% से ऊपर गया। 6% लोगों ने कहा कि हम मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। और एक आपके चैनल पर मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूं, लेकिन एक बात जो जमीन पर हम घूमते हैं और देखते हैं कि जब ये अगला चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी 350 पर, और जो 40% से ऊपर केवल भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा, जो अभी 36 से 37% है। और इसके पीछे हमारा काम है। हम जो शुचिता के साथ काम कर रहे हैं, हम जो राष्ट्रभक्ति के लिए काम कर रहे हैं, जो हम राष्ट्रवाद उस पे करेंगे बातचीत, वो डिबेट वहां तक भी जाएगी आगे। लेकिन वकील साहब है हमारे साथ, कपिल सांखला साहब जो सुप्रीम कोर्ट के वकील है। चूंकि आप लोगों ने नंबर्स की बात की, निशान की बात की, पार्टी चिन्ह की बात की, कपिल साहब अब एक मामला हमने देखा अभी हाल ही में घटा जो शिवसेना का था, फिर किसे सिंबल मिला, किसे पार्टी का नाम मिला। यहां पर क्या होगा, यहां पर किस तरह के, देखिए 36 का आंकड़ा है जो इनको चाहिए, 30 ये क्लेम कर रहे हैं, 10 से आज किसी का संपर्क नहीं हुआ। क्या ये मामला उलझेगा? अगर ये जाता है कोर्ट के अंदर तो किस तरह की चीजें इसमें आ सकती है? देखिए, क्योंकि हमारे पास एक प्रेसिडेंट है जो पिछले साल ही हुआ था। बड़ी मजाक की बात है कि पिछले मॉनसून में बॉम्बे ने एक अलग पॉलिटिकल नजारा देखा, इस मॉनसून में एक और बार देख रहे हैं। छोटा सा बैकग्राउंड बताऊंगा। देखिए, क्वेश्चन डिस्क्वालिफिकेशन का है। जो एक टीम है, जो ब्रेकअवे फैक्शन है, वो ये कहता है कि हम रियल एनसीपी हैं क्योंकि हमारे पास नंबर्स हैं, और लड़ाई इसी बात की है कि असली एनसीपी कौन होगा और किसको डिक्लेयर करा जाएगा। तो इसमें वैसे तो देखा जाए तो पिछले साल जो जजमेंट थी, जो शिंदे की जजमेंट थी, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करे थे। जो कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल होता है, ये इसमें डिसाइड होता है कि डिस्क्वालिफिकेशन होगी नहीं होगी, विप कौन हो सकता है, कौन छोड़ के जा सकता है, कौन छोड़ के नहीं जा सकता, वगैरह वगैरह। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि नंबर्स गेम इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात उस समय डिस्कस हुई थी, क्योंकि अब तक ये अंडरस्टैंडिंग होती थी कि जिसके पास ज्यादा मेंबरान होंगे वो ही, उसको ब्रेक अवे फैक्शन नहीं कहा जाएगा, उसे मेजॉरिटी कहा जाएगा, उसे रियल पार्टी कही जाएगी। पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, क्योंकि जो पार्टी वोट लेकर आती है, पॉलिटिकल पार्टी होती है, वो लेजिस्लेटिव पार्टी से अलग है। तो चाहे नंबर गेम ज्यादा हो या कम हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो मेन पार्टी है, जो वोट लेकर आई है, उसी को मेन पार्टी माना जाएगा। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अब इसके ऊपर काफी सारे इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट्स बनाए जा सकते हैं। अभी जो अजीत पवार फैक्शन है वो ये कह रहा है हम रियल एनसीपी हैं क्योंकि नंबर्स में हम ज्यादा हैं, पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तो इसे पिछले साल मना कर दिया। तो अब ये देखा जाएगा, फॉर एग्जाम्पल, कि आप नंबर्स को अगर भूल जाते हैं तो ये होगा कि ये जो सिंबल होगा, सिंबल किसके पास जाएगा, जो मेजॉरिटी लोग होंगे वो क्या ये बोल सकेंगे कि डीहॉर्स प्रीवियस पार्टी, हमारे पास उतनी माइलेज है कि हम अगर इलेक्शन भी लड़ेंगे तो हम जीतेंगे क्योंकि हम रिकग्नाइज पार्टी हैं। और रिकग्नाइज पार्टी किस तरह से माना जाएगा कि एक चीज तो ऑफकोर्स देखी जाएगी नंबर्स गेम, जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो मेजर फैक्टर नहीं होगा। पर जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा वो टेस्ट ये होगा कि जो इवैल्यूएशन ऑफ मेजॉरिटी है, कि नंबर्स गेम में भी जो मेजॉरिटी है वो कौन से इलेक्टेड मेंबर्स हैं और उनका अपना क्या वजूद होगा, ये ईसीआई देखेगी। दूसरी चीज ये देखेगी कि पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है ऐसे में, वो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होगी। और तीसरी चीज ये होगी कि जो मेजॉरिटी होगी क्या वो ऑर्गेनाइजेशनल विंग, क्योंकि वही लोग तो ग्रास रूट लेवल से आते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की मेजॉरिटी किसके पास है। फिर ऑफ कोर्स इन सारी चीजों को देखते हुए ईसीआई ये डिसाइड करेगा कि सिंबल किसी को मिलेगा, और जिसको सिंबल मिलेगा फ्रैंकली उसी को, वही असली पार्टी कहलाई जाएगी। तो अभी जो आर्ग्यूमेंट्स होनी है, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस तो दे दिया गया है, तो जो आर्ग्यूमेंट होनी है वो मेजॉरिटी पे, चाहे अजीत पवार फैक्शन ये बोल रहा है, पर वो सिर्फ मेजॉरिटी पे नहीं होगा, वो इन सारी चीजों को नजर में डालते हुए उतनी ही इक्वली इंपॉर्टेंट तरीके से आर्ग्यू करा जाएगा। ठीक है, श्रीवास्तव साहब शायद कुछ इसमें ऐड करना चाह रहे थे, महत्वपूर्ण होगी उनकी बात यहाँ पे। हाँ सर बोलिए। जी नहीं, बहुत अच्छी नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था, बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं सिर्फ इसमें इतनी बात ऐड करना चाहता कि 10 सितंबर 2022 को हमारे सारे डेलीगेट्स ने मिलकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया था।
और उसके साथ ही साथ हम सब लोगों का भी निर्वाचन हुआ था, और ये निर्वाचन हमारे जो बायलाज है हमारी पार्टी के, उसके अकॉर्डिंगली हुआ था, जिसका वजूद आज भी यथावत है। बस इतनी बात मैं कहना चाह रहा था। चलिए ठीक है, पांडे जी कुछ कह रहे थे? विपिन जी 10 सेकंड दीजिए। देखिए, दो बातें हैं। जहां तक शिवसेना का जो केस है और अभी जो एनसीपी का विषय है वो अलग है। शिवसेना के केस में ये था कि जो सरकार थी उसके व्हिप की बात थी और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी बातें कही, और लेकिन फाइनली उन्होंने कहा कि डिस्क्वालिफिकेशन जो होगा वो स्पीकर तय करेंगे। अब जो डिस्क्वालिफिकेशन का विषय है वो स्पीकर के पास पेंडिंग है, लेकिन जो विषय है कि पार्टी कौन सी और किसके पास और चुनाव चिन्ह, ये ईसीआई ने उस समय भी एकनाथ शिंदे जी के पक्ष में जजमेंट दिया है, और उससे तो यहां तो कोई व्हिप का उल्लंघन अभी तक हुआ ही नहीं है। ये बता दे कौन से व्हिप का उल्लंघन हो गया है? अभी उन्होंने केवल यह कहा कि मैं विधायक दल का नेता था, हमने सर्वसम्मति से फैसला किया कि हम एकनाथ शिंदे जी की सरकार को समर्थन करते हैं और हम जाकर के पार्टी सरकार में शामिल हो रहे हैं। ये केस और एक सरकार जो थी उद्धव ठाकरे जी की, और जो उन्होंने इस्तीफा दे दिया उस समय जो पेंडिंग था, ये दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। आज केवल 2 इश्यू पेंडिंग है, एक स्पीकर के पास डिस्क्वालिफिकेशन के लिए और दूसरा इलेक्शन कमीशन के पास कि असली एनसीपी किसके पास है। और मेरा मानना है इन दोनों परिस्थिति में आप देखेंगे कि जो स्पीकर है वो जाएगा कि देखेगा कि वो टेस्ट कराएंगे कि किसके पास कितने लोग हैं, क्या 2/3 लोग साथ में है, मेन पार्टी कौन सी है। ये कह रहे हैं कि पार्टी डिसीजन लेगी, तो पार्टी ने ही तो डिसीजन लिया है, केवल एनसीपी ने ही तो डिसीजन लिया है। जी हाँ। अजीत दादा पवार जब उनके नेता थे, उन्होंने कहा कि हमने तय किया कि हम जा करके सरकार में शामिल होते हैं और हम एकनाथ शिंदे जी की सरकार, बीजेपी की सरकार का हम समर्थन करते हैं। धन्यवाद। जी 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 जी, ठीक है, लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज है जो टेक्निकली मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, बाकी मेहमानों के पास जा रहा हूँ। देखिए, अब अगर वो चुनाव चिन्ह मिल भी जाए, शरद पवार जी के पास ही रह जाए, या कुछ पार्टी का नाम भी उन्हें मिले, लेकिन अगर संख्या के हिसाब से 36 का आंकड़ा ये ले आते हैं या सिद्ध कर देते हैं कपिल साहब, तो फिर दल बदल कानून लागू नहीं होगा, मतलब वो सरकार में शामिल हो जाएंगे। हो सकता है नाम चिन्ह अलग रहे, करेक्ट? थोड़ा सा इस पे चेंज ये है कि यही मैं आपको कह रहा था, जो ये पिछली जजमेंट आई थी जो मुंबई से, बड़ी इंटरेस्टिंग इसलिए थी क्योंकि स्प्लिट और मर्जर के बीच में डिफरेंशिएट किया गया। तो ये बोला गया कि अगर एक मेजॉरिटी भी निकल जाती है तो बोलती है कि हम स्प्लिट फैक्शन है, तो वो नहीं माना जाएगा। पर अगर ये बोला जाए कि हमारी पार्टी है और हम दूसरी पार्टी से मर्ज कर रहे हैं, तो मर्जर का लॉ अलग होता है। तो 10th शेड्यूल में ये जो एक बड़ी छोटी सी कहते हैं एक स्लीवर ऑफ एन आर्ग्यूमेंट जो थी, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। तभी ये बहुत जरूरी है कि अगर आपके पास पार्टी सिंबल भी हो, अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल मेजॉरिटी हो, जो कि इस केस में अगर हो जाता है, जैसे कि मुझसे पहले जिन जेंटलमैन ने कहा और बहुत सही कहा कि अभी तो विप भी नहीं यूज किया गया था, तो इसकी वजह से वो इश्यू नहीं आता। सही कह रहे थे, बाय लॉ एकदम सही कह रहे थे। तो अगर ये भी जरूरी है कि सिंबल किसके पास जाएगा, ये भी देखा जाएगा। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में जो ग्रुप है वो किसके पास जाता है, ये भी देखा जाएगा। तो आपकी आर्ग्यूमेंट स्प्लिट की नहीं हो सकती कि हम स्प्लिट फैक्शन हैं। आप ये बोलते हैं कि ये मर्ज कर रहे हैं, तो उस चीज को वैलिड माना जाएगा, तब डिस्क्वालिफिकेशन भी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि एनसीपी मर्ज कर गई है दूसरी पार्टी के साथ। तो ये एक छोटी सी आर्ग्यूमेंट है जो पिछले साल ही बॉम्बे के जे केस में ही सुप्रीम कोर्ट। चलिए, तो ये थोड़ा टेक्निकल मामला है और ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, क्योंकि आज और भी सवाल है और हमारे 2 प्रवक्ता अभी बिल्कुल बोले भी नहीं है। हाँ, श्रीवास्तव साहब आता हूं आपके पास भी, लेकिन उससे पहले दुबे साहब, क्योंकि लगभग सेम मैटर में आप भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं। वैसे आज की तो चर्चा ये भी है कि एक मीटिंग आपके यहाँ हो रही है और उसमें बहुत बड़े कुछ असंतोष भी निकल के आ सकते हैं। अगर कुछ आपको आइडिया हो तो हमें भी बताइए कि इस वक्त आप। जी आनंद दुबे साहब। जी विपिन साहब नमस्कार। हाँ जी, बताएं कि आप एक सिमिलर मामले को लेकर आप भी सुप्रीम कोर्ट में हैं और आपका कुछ संपर्क भी चल रहा है शिंदे गुट से, ये भी बातें, पर चलिए पहले इसी पे हमारा नहीं। देखिए, पहले 2 मिनट सुनिए विपिन साहब, आपने सबको मौका दिया, मुझे 2 मिनट। हाँ, 2 मिनट नहीं, ज्यादा लीजिए। देखिए, अजीत दादा पवार साहब ने 15 दिनों ऑन रिकॉर्ड, सब कुछ यूट्यूब पर है, कोई झूठ बात नहीं कहूंगा, कहा कि मुझे राष्ट्रीय नेतृत्व में कोई रस नहीं है, मैं स्टेट की पॉलिटिक्स करना चाहता हूं, मैं प्रदेश अध्यक्ष बन के पूरे प्रदेश घूमना चाहता हूं, मैं विरोधी पक्ष के नेता से त्याग पत्र देना चाहता हूं। शरद पवार साहब ने कहा ठीक है, बात करेंगे इस पर।
उन्होंने कहा कि सुप्रिया सुले दिल्ली की सांसद हैं, दिल्ली आती जाती रही हैं, इन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बना देता हूं क्योंकि मुझे एक आदमी दिल्ली के लिए चाहिए था। तो सुप्रिया सुले जी और प्रफुल्ल पटेल जी, आप दोनों जन सांसद रहे, चलिए आप दोनों राष्ट्रीय की पार्टी का काम संभाल लीजिए। सब कुछ ठीक ठाक है, यहां तक कोई हैरानी, कोई मतभेद नहीं। आज अजीत पवार जी और छगन भुजबल जी कह रहे हैं कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा अन्याय हो रहा था, हम घुटन में थे। अरे भाई, आप जिस व्यक्ति को कह रहे हैं कि ये हमारे भगवान हैं, इनका फोटो आपने सबसे बड़ा लगाया हुआ है आपके कार्यक्रम में। आप कह रहे हैं कि आपकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, इसलिए अब आप मार्गदर्शन मंडल में चले जाइए, हमें आशीर्वाद दीजिए। तो वो कौन सी ऐसी चीज थी जो आपको करने नहीं दे रहे थे? आपको भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनानी थी, एक बार कह देते कि देखिए साहब, मेजोरिटी हमारे साथ है, वो कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हम सरकार बनाना चाहते हैं, आप हमें परमिशन दे दीजिए, अन्यथा हम लोग सब बाहर निकल जाएंगे, हम खुद की एक पार्टी बना लेंगे या हम बीजेपी में विलय कर लेंगे, विषय समाप्त हो जाता। लेकिन ये पार्टी ही मेरी है। और उस पर तर्क सुनिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का कि विधिमंडल के नेता के पास ये पावर है कि वो जाए और वो कहे कि हम सरकार में आना चाहते हैं, बिल्कुल जाए, वो उसका हक है। लेकिन वो विधिमंडल का नेता पूरी पार्टी नहीं हो सकता, ये अटल सत्य है। तो एक बात क्लियर हो गई कि पार्टी अलग होती है, विधिमंडल का नेता अलग होता है। अब देखिए, अंग्रेज क्या करते थे? फूट डालो, राज करो। वो जानते थे कि हमारे विरोधी ताकतवर हैं, इनको हम हरा नहीं पाएंगे, इनको दो फाड़ में तोड़ दो, इनको कमजोर कर दो और इन्हें बदनाम कर दो। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रयोग किया 2022 में हमारी पार्टी के साथ। उन्होंने एकनाथ शिंदे साहब को लिया उनके समर्थकों के साथ, ये सोच के कि यार हमें थोड़ी ताकत मिलेगी। लेकिन जब एक साल का वक्त निकल गया और ये समझ में आया कि अरे यार, ये तो टाइटा फिश वाला मामला निकला, अब लोकसभा जीतना है, महाविकास आघाड़ी के जो रुझान आ रहा है वो 48 में से 42 सीटों को दिखा रहे हैं, यार हम तो 4-5 सीटों पर सिमट जाएंगे, आइए कुछ और खेल करते हैं। तब उन्होंने क्या किया? एकनाथ शिंदे जी की बार्गेनिंग पावर कम हो जाए और एनसीपी को तोड़ दें, क्योंकि एनसीपी जब तक नहीं टूटेगी हमारा महाविकास आघाड़ी कमजोर नहीं होगा, बीजेपी की सीटें नहीं बढ़ेंगी। और ये खेल किया। उसके बाद बीजेपी कहती है हमारा इस पूरे षड्यंत्र से कोई लेना देना नहीं है, हम बिल्कुल पवित्र हैं, हम उनके घर का अंदरूनी मामला है, हम नहीं जानते। अब आप बताइए कि इस सिनेरियो को देश की जनता कैसे देखेगी? देश की जनता तो यही देख रही है ना कि ठीक है, आने दीजिए चुनाव, जिस दिन आम चुनाव आएंगे उस दिन देश की जनता अपनी प्रतिक्रिया देगी और आपको बताएगी कि आप जो कुकर्म करते हैं, ये जो षड्यंत्र करते हैं, इसका भी घड़ा भर रहा है और वो फोड़ने का समय अब जनता के हाथों में है। तो समय लगेगा, लेकिन जब छगन भुजबल जी को शरद पवार साहब ये बोल के भेजे कि जरा जाके देखो वहां क्या गड़बड़ी हो रही है, वो मंत्री बन गए। जब पहली कैबिनेट बनी 2019 में महाविकास आघाड़ी की, तो 2 नाम मांगे गए एनसीपी की तरफ से। प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल थे, उन्होंने पवार साहब से पूछा मुझसे 2 नाम मांगे गए हैं सर, मैं क्या करूं? बोले एक नाम अजीत पवार का दे दो और एक नाम मेरे प्रिय छगन भुजबल का दे दो। उस समय सुप्रिया सुले जी का नाम नहीं दिया, उस समय और किसी का नाम नहीं मैंने दिया। 2 की जगह आपको 4 मिनट दिए। आई थिंक आपने अपनी बात पूरी तरीके से रखी और आपकी इस बात के 2 मोटे हिस्से हैं। हाँ, मैं पांडे साहब आपके पास भी सेकंड दीजिए। मैं आ रहा हूं। एक हिस्सा जो आपने 10 सेकंड नहीं, मैं आ रहा हूं सर, फिर वो तारतम्य मैं खुद ही अपनी चीज भूल जाऊंगा। आपके पास भी आ रहा हूं, आप याद रख लेते हैं नेता, मुझसे याद नहीं रहता। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। 2 हिस्से इनके सवाल के। एक तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी का हिस्सा, जिसमें आपने जिक्र किया अजीत पवार ने क्या किया, क्यों किया, कैसा किया, ये सब। दूसरा बीजेपी पे, जिसका जवाब मैं पांडे जी से लूंगा। लेकिन तुलसीदास साहब, अब 1 या 2 दिन की बात नहीं है, आप वो दिन याद कीजिए जब शरद पवार साहब ने इस्तीफा दे दिया था। अजीत पवार आगे आए, बोले कि वो पवार साहब कोई इस्तीफा वापस नहीं लेंगे, ये नहीं होगा, अब उन्होंने कर लिया है और अब उनकी एक उम्र भी हो गई, सब कुछ है। लेकिन वहां पर क्या हुआ? वापस पवार साहब आ गए, जो भी कुछ हुआ वो पूरा खून से लेटर लिखे, ये लिखा वो लिखा और आ गए। उस समय भी अजीत पवार की छटपटाहट दिखी है, उन्हें अच्छा नहीं लगा। जब ये अनाउंसमेंट हो रहा था कि पवार साहब अपना इस्तीफा वापस लेंगे, अजीत पवार वहां पे नहीं थे। फिर अगला घटनाक्रम, उन्होंने कहा कि भाई मेरे को कोई खास इंटरेस्ट नहीं है नेता प्रतिपक्ष बनने में, मैं तो पार्टी का काम करना चाहता हूं। लेकिन जो 2 अनाउंसमेंट हुए, क्या हुए कि जो कार्यकारी अध्यक्ष बने, एक तो सुप्रिया सुले बनी और दूसरा
प्रफुल्ल पटेल को दे दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज, आज तो उन्होंने मन की भड़ास निकाल दिया, आज तो उन्होंने सीधे मुंह कह दिया कि आप रिटायर हो जाइए और आशीर्वाद दीजिए। तो ये एक दिन का काम नहीं है कि वो कल कुछ बोले, ये उनके अंदर लगातार पक रहा था, कभी हाँ कभी ना। अब ये स्थिति, बड़े नेता हैं तो ये थोड़ी है, तो इंसान ही ना, वो भी कभी आज कभी कल अभी करेंगे, और जब उन्हें लगा कि नहीं है तो फिर उन्होंने आउटराइटली ये जो भी किया वो कर दिया। क्या ये गलत है? एनालिसिस गलत है, ये बताइए। यही हुआ ना? नहीं हुआ तो वही है, और खास बात यह है कि देखिए इस घटनाक्रम को मैं कम से कम 2004 तक लेके जाना चाहूंगा, क्योंकि 2004 में एनसीपी को सबसे बड़ी पार्टी बनी थी 71 विधायकों के साथ। अजीत पवार को मौका था, कांग्रेस को 69 सीटें मिली थी, लेकिन पवार साहब ने अजीब गेम खेला और उन्होंने नंबर 1 पार्टी उस समय होने के बावजूद उस गठबंधन की कांग्रेस को कहा कि भाई साहब आप ले लीजिए, आपका मुख्यमंत्री बना दीजिए, और जो अभी जो डीसीएम बने हैं इस 4 साल के पीरियड में तीसरी बार, वो उस समय भी उनको डीसीएम बन के ही संतुष्ट होना पड़ा था। कहीं ना कहीं उनके दिल में ये बात कहीं ना कहीं कसकते रह गई है इतने सालों से। अभी जो हुआ, देखिए एक छोटी सी बात सिर्फ मैं बताना चाहता हूं कि भाजपा विरोधी जो आरोप लगाते हैं, श्रीवास्तव जी ने भी कहा है कि ये पूरा जो कुछ होता है भाजपा विरोधी दलों में, उसके पीछे भाजपा की स्क्रिप्ट होती है। शिवसेना के समय भी यही कहा गया, अब एनसीपी के इस बगावत के पीछे भी यही भाजपा का हाथ बताया जाता है, ऑपरेशन लोटस की बात की जाती है। देखिए वो जो स्क्रिप्ट थी शिंदे गुट के बगावत वाले और अभी के इसमें और ज्यादा थोड़ा अपडेटेड वर्जन है। ये क्या हुआ है, इलेक्शन कमीशन के पास जो पिटीशन अजीत पवार गुट ने दायर किए, उसमें उन्होंने दावा किया, जो अभी श्रीवास्तव जी ने बात की कि 10 और 11 सितंबर 2022 को शरद पवार जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बनाया गया, अजीत पवार गुट ने इलेक्शन कमीशन के पास दावा किया है कि वहां पे ऐसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसकी बात अभी राष्ट्रीय परिषद की बात श्रीवास्तव जी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्क्रिप्ट जो बनाई गई, यानी शरद पवार राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पे जो बैठे थे, वो कोई वैध ढंग से हुआ ही नहीं था, कानून में हुआ नहीं था, उनका उत्तर का कुछ चुनाव हुआ ही नहीं था। ये अजीत पवार गुट का इलेक्शन कमीशन के पास का अब का दावा है। फर्क समझ लीजिए, शिंदे गुट के बगावत के समय ये हुआ था कि पार्टी का डिसीजन नहीं है, पार्टी का डिसीजन होता है नेता नियुक्त करने का। असेंबली की पार्टी जो लेजिस्लेटिव पार्टी है, वही पार्टी मेन नहीं होती है, मेन पार्टी जो कैडरों की है वो होती है, पूरी मिला के बनती है। इस समय आगे की चाल क्या है कि अजीत पवार जिस पद पे बैठे तो विपक्ष नेता का पद, जिसका उन्होंने इस्तीफा दिया था, लेकिन 30 जून को भी इससे पहले जयंत पाटिल को हटाकर वहां पे सुनील तटकरे सांसद, उनको जो अजीत पवार के समर्थक है, उनको बिठाने का काम जो राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष है उन्होंने कर दिया था, प्रफुल्ल पटेल जी ने कर दिया था। यानी पार्टी की कमान इस गुट ने पहले ही अपने हाथ में ले ली थी। अब इसको भले श्रीवास्तव जी साजिश कहे, बीजेपी का स्क्रिप्टेड गेम प्लान कहे, लेकिन इस बार शिंदे गुट के बगावत के आगे का स्क्रिप्ट लिखा गया, और आगे जो मैं इलेक्शन कमीशन में दायर याचिका उसके आधार पर बात कर रहा हूं। अब और जो आगे मजे की बात है कि उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पे अजीत पवार को बिठा दिया, और इसमें और मजे की बात क्या, ठीक है उसमें राजनीति हो सकती है कि सब फैसले किसने लिए हैं, प्रफुल्ल पटेल ने। उन्होंने फैसले क्यों लिए, क्योंकि वो राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष है। उनको राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष किसने बनाया, जिनको गैर कानूनी ढंग से अध्यक्ष बनने का अभी आरोप इलेक्शन कमीशन के पास लगाया जा रहा है, उन्हीं शरद पवार जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे अपनी बेटी सुप्रिया सुले के साथ प्रफुल्ल पटेल जी को भी राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष बना दिया। यानी पूरा जो गेम दिख रहा है ना, गेम प्लान, ये इतना भी कितना इजी समझा जाए उतना नहीं है कि भले शरद पवार जी दावा करे कि एनसीपी उनकी अपनी पार्टी है, एनसीपी का सिंबल जो है घड़ी वाला वो उनका अपना है, लेकिन जो स्क्रिप्टेड पूरी ये बगावत दिख रही है इस बार और भी ज्यादा पेचीदी है। और जिस तरह से उद्धव ठाकरे को अपने हाथ की पार्टी गवाकर अब शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे अलग एक पार्टी चलानी पड़ रही है, वही कुछ आगे जाकर होता यहाँ पे दिखता है। ठीक है, अब श्रीवास्तव जी पांडे जी दोनों हाथ उठा रहे हैं, लेकिन चूंकि ये डायरेक्ट बात एनसीपी की आई, श्रीवास्तव जी पहले आप, फिर पांडे जी आप। जी देखिए, आदरणीय तुलसी जी ने बहुत अच्छे ढंग से इस बात को रखा, और ये बात भी सच है कि जब अगर जो अजीत दादा पवार का दावा है
कि हमारे अध्यक्ष शरद पवार जी नहीं है तो उनके द्वारा नियुक्त प्रफुल्ल पटेल साहब कोई आदेश कैसे कर सकते हैं, ये बात भी सच है। मैं इससे दूसरी हट के बात कहना चाहता हूं। एक तो यह कि व्हिप जारी किया गया था अभी, और उस व्हिप में जो आज की बैठक थी उस पर सारे विधायकों को बुलाया गया था। ये व्हिप हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी हुआ था, और जिन लोगों ने इसका उल्लंघन किया है वो निश्चित रूप से 10th शेड्यूल में डिस्क्वालिफिकेशन पे आते हैं, जिसका कि फैसला स्पीकर को करना है, यह बात भी सच है। जहां तक बात कोई आंकड़ा या कोई जानकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास नहीं है निर्वाचन की, तो मैं आपको बता दूं कि सारी वीडियोग्राफी हुई है। हमारे पास पूरा इलेक्ट्रॉनिक विटनेस हमारे पास है, हमारे पास पूरे की पूरे भाषण है जिसपे कि सारे लोगों ने भाषण दिए हैं, वो सारी चीजें हैं उसमें। तो मैं नहीं सोचता कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में इतनी अंधेरगर्दी चल रही हो कि जो इलेक्ट्रॉनिक विटनेस हमारे पास है वो इसको भी इग्नोर कर दे। हो सकता है कि उनको भी इग्नोर कर दे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यह तय कर लिया है कि इस देश में किसी भी संवैधानिक संस्था के अस्तित्व को वो नहीं रहने देंगे, ना उसकी गरिमा को रहने देंगे। हो सकता है ये भी हो जाए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं इस लड़ाई को हम निश्चित रूप से आखिर तक लड़ेंगे, क्योंकि ये बात तय है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव उस दिन हुआ था और उस निर्वाचन में सारे डेलीगेट्स ने मिलकर आदरणीय शरद पवार जी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना था, जहां पर आदरणीय अजीत पवार साहब भी उपस्थित थे। वो भाषण नहीं दे पाए थे, ये बात सच है उसमें, लेकिन उनकी पूरे टाइम उपस्थिति है। तो सारी चीजें रिकॉर्ड पे, इस रिकॉर्ड को झुटलाना मैं नहीं सोचता कि किसी के लिए संभव होगा। ठीक है। राजीव पांडे जी, अगर ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी आर्गुमेंट करे इलेक्शन कमीशन या स्पीकर के पास, तो शरद पवार गुट कंप्लीटली बाहर हो जाएगा। उन्होंने क्या कहा कि आज व्हिप जारी हुआ था और केवल 13 लोग आए थे, तो 3/4 लोग बाहर चले गए, 13 चौका 52। तो ये जो श्रीवास्तव जी का, खैर छोड़िए उनको लीगल, मेरा कहना है, मैं पहले कपिल जी की बात का जवाब दे दूं, ये कोई मर्जर वर्जर वाली बात नहीं है, क्योंकि आज जो अजीत दादा पवार आपने चूंकि मेरे लीगल जानकारी पे उंगली उठाई है, सुन लीजिए, एक सेकंड सुन लीजिए। इस आज की मीटिंग के लिए व्हिप जारी हुआ था, आज की मीटिंग के लिए व्हिप जारी हुआ था। श्रीवास्तव जी चुप रहिए, मैंने कुछ नहीं बोला, आप जब बोल रहे थे आज की मीटिंग की ही बात मैं कर रहा हूं, केवल 13 पहुंचे। अगर आज की मीटिंग के लिए व्हिप जारी हुआ था, बात कर रहे हैं, जाके सुनिए। तो वही तो मैं कह रहा हूं, केवल 13 पहुंचे 54 में से, आप सुन नहीं रहे हैं, समझ जाइए, सोच लीजिए। जो बाकी के लोग डिस्क्वालिफिकेशन में आ गए, यही तो मैं कह रहा हूं आपसे। बात नहीं, अरे मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं कि आज जो परिस्थिति है कपिल जी, ये कोई मर्जर और स्प्लिट की बात ही नहीं है। लीगल बात यह है कि पूरी की पूरी पार्टी एनसीपी यूनाइटेड है और वो अजीत दादा पवार के नेतृत्व में है। जहां तक हमारे शिवसेना के जिनके साथ हमने कहा, इन्होंने कहा कि हमने ऐसा किया, हमारी इतनी ताकत 2014 में लड़के देख लिया है शिवसेना ने, हम 122 सीट जीते, आप 50 के आसपास सिमट गए। और आप जब आपकी जो मानसिकता है, जो आपने कहा ना कि पाप का घड़ा तो ऐसे फूटा कि आपके सारे विधायक मोदी जी का चेहरा लगा करके चुनाव जीत करके आए थे 2019 में, और आप जाकर के कांग्रेस की गोद में बैठ गए, जबकि बाला साहेब ठाकरे ने कहा था कि कांग्रेस के सामने जाकर के जो यहां से लोग झुकते हैं वो क्या है, वो जरा जाकर के पढ़ लीजिए बाला साहेब का स्टेटमेंट। तो बाला साहेब ठाकरे ने कहा था कि अगर कांग्रेस से अलायंस करना होगा तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। वही रियल 7 को ने किया, क्योंकि जो उद्धव ठाकरे साहब और जिसके आनंद दुबे जी बैठे हैं यहां, इन्होंने जाकर के वही काम किया जिनको हरा करके आए थे, जो इनकी आइडियोलॉजी, हमारी कांग्रेस से कोई आइडियोलॉजी नहीं मिलती थी बीजेपी शिवसेना की, ये जाकर के इनके चरण के नीचे, सोनिया गांधी के नीचे बैठ गए आनंद दुबे जी। और इसीलिए 53 में से 40 विधायक, 18 में से 13 सांसद, वो उद्धव ठाकरे जी को नेता से हटा करके नया नेता उन्होंने चुन लिया। मैं आनंद दुबे जी से पूछना चाहता हूं, आपके जितने विधायक चुन करके आए थे उन्होंने मोदी जी का पोस्टर लगाया था कि नहीं? चुनाव आप कैसे जीत करके आए थे? फिर क्या आधार पे आपने सोनिया गांधी के पास जाकर के बताना चाह रहे, जनता की जो मैंडेट था उसको आपने गिरवी रखा? इटालियन मतलब आपने जाकर के क्या किया? आप बाला साहब ठाकरे के स्टेटमेंट को कैसे भूल सकते हैं? आनंद दुबे ठीक है, दुबे जी से पूछ लेते हैं, मुझे ब्रेक भी लेना है। दुबे जी, विपिन जी क्विकली नहीं, एक मिनट तो लूंगा। हाँ, उतना हो ही जाता है सर, आप बोलिए। आपको ब्रेकिंग न्यूज बता दूं कि वर्षा बंगले पर एक मीटिंग चल रही है, एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में
उनके साथ जो गुट गया है वो अस्वस्थ है, बेचैन है, मंत्री न बन पाने के लिए बेकरार है, कह रहा है कि रोटी में से आधे के आधे का हिस्सा भी अब मिलने वाला नहीं। हम तो कोई हिंदुत्व पे नहीं छोड़ के गए थे, हम तो कोई अजीत दादा पे नाराज होके नहीं गए थे, हम तो सत्ता की लालच में गए थे, लेकिन सत्ता वहां दिख नहीं रही। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, 2019 में जब चुनाव हुए थे तो शिवसेना एक अलग पार्टी है, बीजेपी एक अलग पार्टी है। आदरणीय मोदी साहब लोकप्रिय नेता हैं, बीजेपी के सर्वोच्च नेता है, कोई इसमें दो राय नहीं। लेकिन जब फोटो लगती थी तो मोदी साहब के साथ बाला साहब ठाकरे जी की भी फोटो लगती थी। लोग कहते थे कि यह युति की लड़ाई है, इसमें तो उद्धव बाला साहब ठाकरे जी और सुनिए देवेंद्र फडणवीस जी, बाला साहब ठाकरे जी और नरेंद्र मोदी जी, ये दोनों का चेहरा देख के वोट दीजिए। एक चेहरा देख के वोट अगर दिया जाता तो दूसरे की फोटो लगती ही नहीं। तो फोटो पे आपकी दुकान बंद हो गई है, इस दुकान को परमानेंट बंद कर दीजिए। ठाकरे तो हमारे नेता हैं, आपने तो बाला साहब ठाकरे की आइडियोलॉजी को डस्टबिन में डाल दिया। सोनिया वो वर्षा में जो साथ हाथ मिलाकर वर्षा में जो मीटिंग चल रही है, आपने सोनिया गांधी से किस आधार पर जाकर के अलायंस किया है, मुझे बताइए। मांग रहे थे। एक मिनट पांडे जी, वर्षा में और जब देवेंद्र फडणवीस साहब हमारे पास आके सरकार बनाने के लिए मांग कर रहे थे, तब क्या हो रहा था? तब कहां चल गई थी बीजेपी की आइडियोलॉजी? एक मिनट श्रीवास्तव साहब, एक मिनट। वो जो वर्षा में मीटिंग चल रही है ना अस्वस्थ एमएलओ की, यार उनका दुख बांटिए ना भाई साहब, क्यों बेचारों को परेशान कर रहे हो? उन लोग को मंत्री पद नहीं मिल रहा है, वो परेशान है यार। फेक न्यूज है। ठीक है, बढ़िया ब्रेक न्यूज की फेक न्यूज। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आके इन खबरों को थोड़ा और खंगालेंगे। और हाँ, बड़ा प्रश्न वही रहेगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में ये वाकई में मतलब इस समय पूरे देश का रुख महाराष्ट्र की तरफ हो गया है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा किस तरफ ये बिसात जाएगी, क्या आगे और देखने को मिलेगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। एक छोटा ब्रेक के बाद बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। तो आज महाराष्ट्र की राजनीति पर बातचीत हो रही है। रोज यहां पर नई नई चीजें हो रही हैं। आज का घटनाक्रम भी सबने देखा, जहां पर दोनों ही एनसीपीज ने, अभी हम यही कहेंगे कि एक तरफ पवार साहब की और दूसरी तरफ अजीत दादा की, अपनी अपनी उन्होंने दावे पेश किए। कहीं 30 नेता पहुंचे तो कहीं 13 पहुंचे विधायक, और आगे ये चीज अभी जाएगी, कुछ और दिन तक चलती रहेगी। लेकिन कुछ सवाल भी ये छोड़ के जा रही है जिस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। भोईटे साहब, एक चीज और, महाराष्ट्र इसको क्या थोड़ा महाराष्ट्र से आगे जनरल सेक्रेटरी आगे निकल कर देखें क्या इस पूरी चीज को थोड़ा देखिए। आगे राष्ट्रीय चुनाव भी खड़ा हुआ है। महाराष्ट्र उस लिहाज से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीटें भी यहीं पे हैं लोकसभा की। तो क्या बीजेपी के दिमाग में वो एक पिक्चर भी है? बात सही है कि एकनाथ शिंदे भी उनके साथी हैं, अब अजीत पवार भी हो गए, और अजीत पवार का जिस तरीके का होल्ड है आप महाराष्ट्र की राजनीति पे, वो कहीं 2024 की उस लड़ाई में भी शायद सहयोग करेगा। क्या उस बड़ी पिक्चर भी है यहाँ पर वो वाली? बिल्कुल है। देखिए, एक बात थोड़ी सी समझ लेनी चाहिए कि महाराष्ट्र वो राज्य है जहां पर ब्रांड मोदी, जो एक मेगा ब्रांड है आज के दिनों में देश की राजनीति का, उस ब्रांड को टक्कर देने के लिए इस राज्य में दो अलग ब्रांड है, एक ठाकरे ब्रांड, दूसरा पवार ब्रांड। इन दो ब्रांडों का कद घटाने के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से कहे या कम से कम उनके प्रोत्साहन से तो हुआ है। इस बात से उनके प्रवक्ता भी इनकार नहीं कर सकते, उनका स्क्रिप्टेड है कि नहीं है उस बात पे बिल्कुल बहस हो सकती है। लेकिन जो कुछ हुआ, देखिए एनसी पहले शिवसेना में जो फूट हुई, ठाकरे नाम से ही शिवसेना अलग हो गई एक तरह से। शिंदे गुट के साथ ज्यादातर विधायक गए, सांसद गए। हालांकि अब भी ठाकरे जो रैली करते हैं उसमें भीड़ उमड़कर आ जाती है। उसी तरह से एनसीपी में जो फूट हुई है रविवार को 2 जून को, उसके बाद भी यही देखने को आ रहा है कि विधायक और सांसद, विधायक तो अजित पवार के साथ चले गए, लेकिन अभी भी जो कम विधायक बचे हुए 10-15 वो बिल्कुल शरद पवार के साथ है। लेकिन लोगों में क्या होगा इसका अभी बताना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, क्योंकि देखिए भीड़ चुनाव जीतने के लिए जिस तरह से पॉलिटिकल मैनेजर जरूरी होते हैं बाकी संसाधन जुटाने के लिए, उसी तरह से क्राउड मैनेजमेंट यानी वोटर पुलर नेता, वो ब्रांड भी जरूरी होते हैं। क्या अजित पवार और उनके साथ गए शरद पवार के बचपन के साथी और सबसे बड़े दशकों के पॉलिटिकल मैनेजर प्रफुल्ल पटेल वो कमाल कर पाएंगे जो शरद पवार वोट जुटाने के लिए करते थे? उस बारे में आगे जाकर ही पता चलेगा। अब कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। लेकिन एक छोटा सा मैं इस बात में थोड़ा सा करना चाहता हूं। भाजपा के राजू जी काफी अच्छी बात की, उन्होंने एक मुद्दा जो रखा आनंद दुबे जी को सुनाने के लिए कि देखिए 2014 में
क्या हुआ था, कितने कम सीटों पे 63 सीटों पे शिवसेना सिमट गई थी और भाजपा तो 120 के ऊपर चली गई थी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन वहां पे वो अकेला चुनाव था जहां पर इस महाराष्ट्र की 4 प्रमुख पार्टियां सालों बाद अपने बलबूते पे लड़ी थी और उस चुनाव में जो परसेंटेज है वो परसेंटेज क्या था? बीजेपी नंबर 1 28%, शिवसेना नंबर 2 अपने बलबूते पर 19.35% और 17% लेके राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस यानी 34% उनके पास थे। उसमें उसके सामने अगर भाजपा के 28% और शिवसेना के 19% तो जो उनका अस्तित्व दिखाई देता है कि भाजपा के लिए इस महाराष्ट्र की लड़ाई को ज्यादा जीतने के लिए शिवसेना के वोटों की जरूरत है। और उसमें जब ये भी वोट आ गए एनसीपी के, तो उसके पीछे का खेल आप समझ सकते हैं कि 19% शिवसेना के और 17% एनसीपी के वोट काटना भाजपा के लिए आने वाले चुनावों के लिए निहायत जरूरी था, क्योंकि 17 34 उसमें शिवसेना के 19 मिल जाए तो 50% के ऊपर चला जाता, जो भाजपा के लिए काफी बड़ा झटका देने वाला नतीजे लेके आने वाला चुनाव हो सकता था। इसीलिए इस पूरे मामले को, चाहे वो शिवसेना की बगावत हो या एनसीपी की बगावत हो, उन दोनों को उस तरह से भी देखना चाहिए हमें। ठीक है, पांडे जी जो कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन एक सवाल मेरे मन में यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत कुछ घट रहा है, बहुत कुछ अप्रत्याशित सा घट रहा है, तो फिर जो मैं सवाल पूछने जा रहा हूँ वो क्यों ना घट सकता। और ये सवाल आपसे भी है दुबे साहब और पांडे जी आपसे भी है, ईमानदारी से उत्तर मैं चाहूँगा, क्योंकि आप दोनों की सेम आइडियोलॉजी है। आप लोगों में लड़ाई हो गई, झगड़े हो गए, मनमुटाव हो गए, पार्टी टूटने तक की नौबत आ गई, लेकिन क्या आप दोनों उस नो पॉइंट ऑफ रिटर्न पे पहुंच गए जहां अब कुछ नहीं हो सकता? या फिर जैसा कि मैंने कहा कि महाराष्ट्र में इतना कुछ हो रहा है, तो क्या ये नहीं हो सकता कि दोनों फिर से, क्योंकि आइडियोलॉजी पे तो दोनों एक ही जगह पे खड़े हुए हैं, एक एक करके जवाब दीजिएगा, पहले जो भी जवाब देना चाहे। हाँ, मैं आज धन्यवाद दूंगा आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब को, जिन्होंने ये भरे मंच से कहा कि शिवसेना हिंदुत्ववादी पार्टी है। उन्होंने कभी अपनी विचारधारा छोड़ी नहीं। यह बात हम हमेशा सुनना चाहते थे बीजेपी के मुंह से। ठीक है, हमारे लाख मतभेद हैं, इन्होंने हम पर बहुत अत्याचार किया, हमारी पार्टी तोड़ दी, लेकिन ये हमेशा ये कहने से बचते रहे हैं कि शिवसेना हिंदुत्ववादी पार्टी है। ये हमेशा आरोप लगाते थे शिवसेना ने हिंदुत्व छोड़ दिया है, शिवसेना का हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं। आप और हम 30 साल साथ में रहे, आपने हिंदुत्व का झंडा लेकर साथ चला हमारे, हमने आपके साथ चले। आप मानिए ना, लाख हमारे आपके मतभेद है, आप कहिए कि नहीं आप हिंदुत्ववादी पार्टी हो, हम हिंदुत्ववादी पार्टी हैं, हम बैठ के बात कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप दो चेहरा लेकर जब आते हो ना, बहुत भयानक और डरावना चेहरा होता है आपका दूसरा वाला, वो पार्टियों को तोड़ता है, मरोड़ता है। आप महाराष्ट्र में 2 प्रयोग किए, अब सुन रहा हूं कि आप बिहार में कमल लेकर अभी बिहार में नहीं जाएंगे, बिहार क्योंकि समय कम है मेरे पास। पांडे जी, विपिन जी 2 बातें हैं। इन्होंने कहा, शिवसेना यूबीटी के जो प्रवक्ता है आनंद दुबे जी ने, कि शरद पवार ने कहा कि शिवसेना हिंदुत्ववादी पार्टी है। आज ये जाकर के शरद पवार जी इनके लिए, बिल्कुल शिवसेना हिंदुत्ववादी पार्टी है, और जो आज शिवसेना है ना वो एकनाथ शिंदे जी के पास है। प्रॉब्लम कहां हुई, जब पूरी दोनों शिवसेना और शिवसेना यूबीटी जब दोनों एक साथ थी, तो बिल्कुल जब तक बाला साहेब ठाकरे थे वो हमारे दैवत पुरुष हैं, वो हमारे लिए प्रणाम करने, उनकी आइडियोलॉजी हमारी आइडियोलॉजी है। लेकिन प्रॉब्लम कहां हुई कि जब बाला साहेब सत्ता के लिए आनंद दुबे जी जिनका आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन्होंने आइडियोलॉजी को छोड़ दिया। और जब उन्होंने आइडियोलॉजी को छोड़ दिया तो पार्टी के भीतर ही इतना बड़ा विद्रोह हुआ कि मैक्सिमम लोग शिवसेना से कहे कि हम इस सत्ता को नहीं मानते, हमको नहीं रहना है कांग्रेस के साथ, और उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। और आज ब्रजमोहन जी यहां जो भी बोल रहे हैं और आनंद दुबे जी, ये दोनों बार की जो घटना है इसको बात आप समझिए। शिवसेना जो है, शिवसेना जब बाला साहेब ठाकरे के नेतृत्व में थी वो बिल्कुल हिंदुत्ववादी पार्टी थी। जब वो हमारे साथ अलायंस में थे बिल्कुल हिंदुत्ववादी पार्टी थे। लेकिन 2019 के बाद इनको सत्ता की ऐसी भूख आई कि इन्होंने कहा नहीं, हम सीएम पद के लिए हम कांग्रेस के साथ जाएंगे। उस दिन से कैसे आप शिवसेना, तब उन्होंने, आपने औरंगजेब वाले इश्यू पे क्या किया, आपने दिल्ली में क्या किया, वो विषयांतर हो जाएगा। मेरा यह कहना है, मुंबई में जो घटनाएं हुई, मेरा कहना है
शिवसेना आज भी हिंदुत्ववादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारे अलायंस में हमारी सरकार है। काली भोईटे जी को मैं रिस्पॉन्स देना चाहता हूं। 19% जो शिवसेना को वोट मिलता है वो सारे लोग हैं, वो हमारे आइडियोलॉजी के साथ वाले लोग हैं, जिनको उन्होंने 2014 में जब अलग अलग हम चुनाव लड़े थे उनको वोट मिला। बोल गए, आज ये देखना है कि जब मेरी बात सुनिए, जब शिवसेना जाएगी कांग्रेस के साथ, जब शिवसेना सोनिया गांधी के साथ बैठेगी, तो उस 19% में कितने परसेंट वोटर जाएंगे शिवसेना के साथ, ये आप भोईटे जी से सवाल करिए। जब उद्धव साहब ठाकरे सोनिया गांधी जी के साथ बैठ करके मंच पर जाएंगे तो क्या होगा, आप ये बताइए। पांडे जी से एक प्रश्न पूछ लीजिए मेरी तरफ से। विपिन जी देवेंद्र फडणवीस साहब का जो बयान अभी जो इंटरव्यू आया था, श्रीवास्तव जी कुछ बोल रहे हैं, 1 मिनट में आ रहा हूं दुबे साहब। बोलिए विपिन जी बस मैं एक बात पूछना चाह रहा था पांडे जी से। जब देवेंद्र फडणवीस साहब ने अभी अपना इंटरव्यू दिया जिसपे उन्होंने कहा कि हम लोग खुद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास गए थे कि हम सरकार बनाना चाहते हैं, आप हमारा साथ दीजिए, जिसके लिए पवार साहब ने भी हाँ बोल दिया था, लेकिन 48 घंटे बाद वो बात नहीं हो पाई। उस समय क्या बीजेपी को नहीं मालूम था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा क्या है, जो आप शिवसेना पे आरोप लगा रहे हैं? ये सवाल आपको भी तो मालूम था कि उस समय क्या जवाब दे दीजिए इसका। जी विपिन जी एक मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 5 जुलाई 2023 को आदरणीय शरद चंद्र जी पवार ने मुंबई में कहा कि जो आज उद्धव बाला साहब ठाकरे जिस शिवसेना के अध्यक्ष हैं, जिस पर बीजेपी हिंदुत्व छोड़ने का आरोप लगाती है, हम उस शिवसेना को हिंदुत्ववादी मानते हैं। तो मेरे बीजेपी के प्रवक्ता प्रभु, ये इतना क्लियर कैसे समझाऊं आपको? या तो आप समझना नहीं चाहते हैं या तो आप चलो ठीक है, मेरे पास समय कम है। पांडे जी बार श्रीवास्तव जी एक सवाल पूछ रहे हैं, आप क्यों गए एनसीपी के साथ? जी देखिए क्या मैं उस समय की जो बात कर रहे हैं श्रीवास्तव जी, मैंने कहा कि इन्होंने पहले आनंद दुबे जी ने कहा शरद पवार जी तो आज कुछ भी बोलेंगे उद्धव ठाकरे जी के लिए। अब वो दोनों एक ही बोट में सवार है, दोनों की पार्टी में लड़ाई चल रही है अंदरूनी, जिसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। अब मैंने इनको समझाने का प्रयत्न किया आनंद दुबे जी को कि जब तक बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना थी तब तक वो हिंदुत्वनिष्ठ थी, उसके बाद जब सत्तालोलुप शिवसेना हो गई तो उन्होंने हिंदुत्व को छोड़ दिया। अब मैं श्रीवास्तव जी की बात देवेंद्र फडणवीस कि जब वो अनरीजनेबल डिमांड कर रहे थे और झूठ बोल रहे थे कि सीएम हमको लेना था, 2.5 साल हमको कौन गया था? बनी थी देवेंद्र फडणवीस साहब ने कहा मैं गया था। सुनिए पांडे जी, उन्होंने कहा कि मैं गया था शरद पवार जी के पास बात करने। तो दीजिए, बोलने दीजिए। तो क्या उस समय उनकी विचारधारा खत्म हो गई? जवाब तो सुन लीजिए। अरे आप सुन लीजिए मेरी बात। मैंने सारी बातें, मैंने शिवसेना की सारी बातें कांग्रेस के पक्ष के लिए कही है, जो बाला साहब ठाकरे ने कांग्रेस के बारे में कहा था। आप सुन नहीं रहे हैं। उन्होंने क्या कहा था कि जो कांग्रेस के सामने झुकते हैं वो तो मराठी में वो क्या होते हैं, मैं ये शब्द बोलना नहीं चाहता हूं, कहिए तो बोल भी दूं कि उन्होंने क्या यूनुक शब्द का इस्तेमाल किया था। अब कौन है यूनुक आज महाराष्ट्र में जो सोनिया गांधी के सामने? अब आपने मुझसे पूछा, जब उस समय ऐसी, मेरी बात सुनिए, जब उस समय परिस्थिति ऐसी हुई कि सरकार नहीं बन रही थी, फाइनली एक चुनाव हुआ था, तो बात चली और खुद कल तक शरद चंद्र पवार जी कह रहे थे चली गई विचारधारा। हमने तो समर्थन अच्छा, क्योंकि विचारधारा कहां चली गई थी? बात कहीं पहुंच नहीं रही। मेरे पास 1 मिनट रह गया है श्रीवास्तव जी। अब जो असल मुद्दा यहां से पवार साहब क्या करने जा रहे हैं, किसकी होगी एनसीपी, क्या देखेंगे हम? नंबर तो अभी अजीत पवार के फेवर में दिख रहे हैं। बिल्कुल नहीं। फिर मैं कह रहा हूं, विधानसभा का लेजिस्लेचर एक अलग इशू है, वो पार्टी संगठन एक अलग मुद्दा है। वही तो मैं कह रहा हूं, अगर आप देश की पार्लियामेंट, अगर देश की आप सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं तो मैं सुप्रीम कोर्ट की बात बोल रहा हूं। अगर बीजेपी समझिए सुप्रीम कोर्ट की बात तो नहीं मानना चाहती, सारी बातें हैं, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग सब हो गया। अभी देखिए शिवसेना को मिल गया ना, शिंदे साहब के पास ही नाम निशान और सब कुछ है। अगर ऐसा ही हुआ तो चुनाव आयोग का जो आदेश है उसके खिलाफ शिवसेना सुप्रीम कोर्ट पे गई है। अभी सुप्रीम कोर्ट में है, अभी सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर नहीं हुआ। वो बात है, लेकिन फिलहाल तो उनके पास पहुंच गया ना, शिंदे गुट के पास सब कुछ है और वो सत्ता में भी है। पर वो हायर कोर्ट पे गया है विपिन जी, तो अभी उसका फैसला आएगा तब ये तय होगा कि वाकई जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फैसला किया वो सही या गलत है। उसके पहले हम ये मान लें कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ठीक है सर, मेरा समय समाप्त हो गया। बात सही है, वो मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, उसकी नजीर पे इस पर क्या होगा फिलहाल, लेकिन सत्ता, सिंबल, निशान सब शिवसेना शिंदे गुट के पास है। और अब ये तीसरी कड़ी भी जुड़ी है।
अब आगे मैंने जैसे कहा था शुरुआत में भी कि ये बिल्कुल अभी हमने शुरुआत देखी है। आज अजीत पवार ने बोला बहुत कुछ, मुझे लगा उन्होंने अपने मन का गुबार निकाला बहुत लंबा चौड़ा। ये देखिए, एक इंसान भी होता है, नेता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कोई इंडिविजुअल वजूद नहीं होगा। उसने बोला तो बोला, उसमें राजनीति भी है, उसमें उनका अपना मन भी है। पवार साहब भी आदरणीय नेता है, उन्होंने भी बहुत लंबे अरसे तक राजनीति की है। अब ये घर का मामला है एनसीपी का कि वो उसको कैसे सुलझाएंगे। सारा ठीकरा बीजेपी के सिर पे फोड़े तो वो भी नहीं, क्योंकि टूट के जाने वाला भी तो जा ही रहा है। तो अब ये पूरा महाराष्ट्र का राजनीतिक परिदृश्य बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज की चर्चा में जितना हुआ ये रोज डिबेट होगी और कुछ दिन तक हम इस पर बातचीत करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका शामिल होने के लिए और बहुत शुक्रिया सभी दर्शकों का सुनने के लिए। नमस्कार।